नमस्कार छात्रों। तो आज हम 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का दूसरी इकाई में से 7वां पाठ महिला श्रम है। पाठ का नाम काका कालेलकर जी लेखक है इनके। तो काका कालेलकर जी के महिला श्रम के बारे में जो विचार है वह आज हम देखने वाले हैं। महिलाओं का श्रम किस प्रकार का होना चाहिए? महिलाओं के आश्रम में किस प्रकार की रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, काम की व्यवस्था, इस प्रकार हर दिन कौन कौन सा काम चलेगा, कौन कौन सा उद्योग चलेगा, संस्था चलाने के लिए किस प्रकार के नियम होंगे, मकान किस प्रकार के होंगे, किसी को सलाह देने की जरूरत है या नहीं, ये सब बातें इस पाठ में हमें काका कालेलकर जी के विचार से हमें देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि यह हमें जो आश्रम देखने को मिलते हैं, बाल्याश्रम हो सकता है, वृद्धाश्रम हो सकता है, निराधार व्यक्तियों का आश्रम हो सकता है, और उसी प्रकार कुष्ठ रोगियों का आश्रम हो सकता है। उसी प्रकार महिलाओं का आश्रम जो है, उस महिलाओं के आश्रम की व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, उस आश्रम में महिलाएं किस प्रकार से रहेंगे, अपना काम किस प्रकार से करेंगे, कौन उस आश्रम में रहने को तैयार होगा। तो ये सभी बातें हमें काका कालेलकर जी के विचार से देखने को मिलने वाली है। तो यह जो पत्र है, पाठ है, वह पत्र के रूप में हमें काका कालेलकर जी ने प्रस्तुत किया है। यानी कि काका कालेलकर जी प्रिय सरोज के नाम से पत्र लिखकर आश्रम की कल्पना किस प्रकार होनी चाहिए, इसका वह विचार यह हमें देने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, काका कालेलकर जी का परिचय देखेंगे, लेखक का परिचय देखेंगे। तो उनका जन्म हुआ है 1885 में सातारा यानी कि महाराष्ट्र में। मृत्यु हुआ है 1981 नई दिल्ली में। परिचय देखेंगे। काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैयक्तिक निबंधकार है। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण है। तो इस प्रकार काका कालेलकर जी का परिचय हमको देखने को मिलता है। उनका पूरा नाम है दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, और राष्ट्रभाषा का प्रचार यानी कि हिंदी भाषा बढ़ाने का कार्य, राष्ट्रीय कार्य काका कालेलकर जी ने किया है। ये जानकारी आपके परिचय से आपको देखने को मिलती है। तो काका कालेलकर जी जो प्रमुख कृतियां हैं, वो कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हैं देखेंगे। हिंदी में कौन कौन सी है? राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, आत्मचरित्र उनके प्रसिद्ध है। तो आज हम जो महिला श्रम नाम का जो पाठ देखने वाले हैं, उस महिला श्रम के पाठ के बारे में कौन सी जानकारी हमको देखने को मिलेगी। प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला श्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं।
इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। तो इस पाठ से हमें काका कालेलकर जी के विचार देखने को मिलने हैं। तो इस पत्र के माध्यम से काका कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना किस प्रकार होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, महिला आश्रम का वातावरण, महिला आश्रम में नियम किस प्रकार के होने चाहिए, तो ये जानकारी हमें काका कालेलकर जी ने बताई है। तो देखिए वो कहते हैं, प्रिय सरोज, यानी कि आश्रम चलाने वाली जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को वह प्रिय सरोज को वह पत्र लिख रहे हैं। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचलन में किसी पुरुष का संबंध न हो। तो पहला नियम उन्होंने बताया है कि महिला की आश्रम जो है उसकी व्यवस्था में संचलन करने में किसी भी पुरुष का संबंध नहीं होना चाहिए। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा काम कदम सोचकर होना लेना होगा। तो यानी कि महिला आश्रम चलाने का नियम तो वह बताते हैं कि पुरुष का संबंध न हो। आश्रम का विज्ञापन यानी जाहिरात, आश्रमाची जाहिरात कुठंच करायची नाही, वर्तमानपत्रात वगैरे। त्यानंतर ते म्हणतायत की जी महिला आश्रमामध्ये राहायला येईल तिनं स्वतःचं खाण्यापिण्याची व्यवस्था करायची आहे, कपडे लत्त्याची। आणि समजा ती गरीब असेल तर तिला जे आश्रमामध्ये सोडायला शिफारस करतील त्या व्यक्तीनं तिचं खाणेपिणं आणि कपड्या लत्त्याची सोय करायची आहे। आणि आश्रमामध्ये आलेली जी स्त्री असेल तिला जर वाटलं की आपल्याला ह्या आश्रमाची व्यवस्था आवडत नाही, आपण जाऊ शकतो, तर ती जाऊ शकते। किंवा आश्रम एखाद्या महिलेला समजून नोटीस देऊन सुद्धा आश्रम सोडायला भाग पाडू शकेल। म्हणजे अशा पद्धतीचे नियम या महिला आश्रमामध्ये असणं गरजेचं आहेत। म्हणजे आश्रम तयार करत असताना हे नियम ज्यांना मान्य आहेत त्यांनीच आश्रमामध्ये सहभागी व्हायचं आहे महिलांच्या। अशा पद्धतीचा विचार या ठिकाणी आपल्याला काका कालेलकर जी सांगत आहेत। पुढे पाहता, आश्रम किसी एक धर्म से चिपकी नहीं होगी, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आसन आदर्श रखा हो और व्यवस्था का सीमित का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। मैं थोडक्यात
हा आश्रम चालवत असताना आश्रम हा कोणत्या का धर्माचा नसला पाहिजे, म्हणजे हिंदू धर्माचा, मुस्लिम धर्माचा. म्हणजे आश्रमामध्ये येणाऱ्या ज्या स्त्री आहेत या सर्व धर्म समभाव सगळ्या धर्माच्या असल्या पाहिजेत. आश्रमामध्ये सामान्य सदाचार पाहिजे, भक्तिमय वातावरण पाहिजे, स्वावलंबीपणा आश्रमामध्ये पाहिजे, सादगी होणी चाहिए म्हणजे साधं राहणं पाहिजे. सुरुवातीला लिहिणं वाचणं याची व्यवस्था थोडी व्हायला हवी आहे, परंतु झाली तर चालेल, न झाली तरी बी चालेल. शेवटी अभ्यास त्यांच्याकडून करून घ्यायचा आहे, पढाई आसन हो. त्यानंतर आश्रम ही शिक्षण संस्था व्हायला नको आहे. म्हणजे थोडक्यात शिक्षा, नियम, कायदे, कानून असं नाही की त्या महिलांना त्या आश्रमामध्ये घरी राहिल्यासारखं वाटलं पाहिजे. त्या महिलांना त्या आश्रमामध्ये भक्तिमय वातावरणामध्ये राहिलं असल्यासारखं वाटलं पाहिजे. त्यांना शिक्षण पण मिळायला पाहिजे, परंतु कडक शिक्षा नको आहे. त्यानंतर आश्रमामध्ये कलह म्हणजे भांडणं, त्यानंतर कुडण म्हणजे थोडक्यात कोंदट वातावरण असं नको आहे. त्यानंतर आश्रमामध्ये परेशानी कुठल्याही गोष्टीची नको आहे कोणाला. आणि आश्रमातलं जीवन हे सदुपयोगी जीवन असलं पाहिजे. थोडक्यात अशा पद्धतीचे विचार काका कालेलकरजींनी या पाठाच्या माध्यमातून आपल्याला आश्रम कसा असायला पाहिजे याविषयीचे विचार त्यांनी सांगितलेले आहेत. संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उसमें कोई तो कुशल होगी. बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे. आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर ही आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी. ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है. ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है. इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है. प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही. म्हणजे थोडक्यात या ठिकाणी आपल्याला लेखक कालेलकरजींनी यांनी संस्था चालवण्याचा जो भार आहे सरोज, तर या महिलेला ही संस्था चालवत असताना काही सल्ले दिलेले आहेत बघा. तर ते सल्ले तिनं मान्य केले पाहिजे असं ते म्हणता येईल. तिला त्याचा भार वाटायला नको आहे. त्यानंतर त्या संस्थेवरती काम करत असताना ही संस्था चालवताना त्याला सोपी गेली पाहिजे. संस्थेमध्ये संगीतमय वातावरण, भक्तिमय वातावरण, प्रेमयुक्त वातावरण. त्यानंतर लहान लहान घरं तिथं बनवायची आहेत आणि त्या घरामध्ये 2-2, 4-4 महिला राहायच्या आहेत. आणि अशा पद्धतीनं त्यांनी स्वतःहून सगळा स्वतःचा खर्च करायचा आहे. तर अशा पद्धतीची संस्था चालवण्यासाठी काका कालेलकरजींनी महिला आश्रम कसा असावा याविषयी पत्रलेखनातून जो विचार आपल्याला या ठिकाणी ऐकवलेला आहे तो विचार आपण आत्मसात करत होतो. तर याच ठिकाणी आपण हा पाठ जो पूर्वार्ध आहे तो इथं थांबूया. उत्तरार्धामध्ये आपण राहिलेला पाठ नंतरच्या तासाला पाहूया. तोपर्यंत आपण थांबूया. धन्यवाद.